अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, आपके पास JFT का एग्जाम का सर्टिफिकेट भी आ चुका, पास कर चुका, आप स्किल टेस्ट भी पास कर चुके हो। आपका थर्ड स्टेप आता है, अब आपको किसी भी जापानीज कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए, है ना। अब इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कोई जापानीज कंपनी तो आपके पास आएगी नहीं, है ना। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी, 3 में से कोई एक चीज आप कर सकते हो। या तो आप इंडिया में ही कोई रिक्रूटमेंट कंपनीज होती है, सपोर्टिव कंपनी होती है, इनको अपना सर्च करो, ठीक है। आपके पास दिल्ली में भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। तो आप किसी भी जिससे आप कनेक्टेड हो, या तो आपने कहीं से जापानीज पढ़ी हो, है ना, आप किसी भी एजेंसी से कनेक्ट हो, सपोर्टिव कंपनी से कनेक्ट हो, उनसे कॉन्टेक्ट करो। दूसरा है, आप खुद डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करो। आप लिंक्डइन पे आप बहुत सारे देख सकते हो आजकल, जब भी आप जापान के बारे में, काइगो, एग्रीकल्चर, किसी भी SSW के लिए जापान को बहुत सारे बच्चे चाहिए, इसलिए आप खुद लिंक्डइन पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनको मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, वहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। थर्ड है, आप जॉब फेयर में जाओ, ठीक है, जापानीज कंपनी कोई हायर कर रही है तो ऐसे कोई जॉब फेयर होता है, आप उन जॉब फेयर को किसी को भी मत छोड़ो, आप हर जगह जॉब फेयर में जाओ। और जरूरी नहीं है कि कोई जापानीज कंपनी का ही, वैसे नॉर्मल जॉब फेयर्स होते हैं, आप उनमें भी जाओ, ये मौका मत छोड़ो कभी भी। क्योंकि जो इंडियन जापानीज कंपनी होती है वो भी जैसे टेक्निकल वर्क के लिए, है ना, और डिफरेंट वर्क के लिए से डिफरेंट जगह पे जॉब फेयर चलते रहते हैं। आप जॉब फेयर में जाओ, वहां से भी आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर हो सकती है। ये 3 चीजें करनी है आपको। अब एक बार आपको किसी कंपनी ने ऑफर कर लिया, आपको जॉब ऑफर हो गई, उसके बाद आपका बनता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है। जिस कंपनी ने आपको ऑफर किया है, ठीक है, जब कंपनी आपको जापान जाने के लिए या फिर ऑफर कर रही है, वही कंपनी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। अब वो कंपनी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बना के, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, उसमें आपका सारा सब कुछ लिखा होता है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी जॉब किस टाइम से किस टाइम तक रहेगी, आपका हाउस रेंट कितना कटेगा, आपको खाने का कितना मिलेगा आपको, ठीक है, आपके टैक्सेस कितने कटेंगे, उसके बाद आपको होम पे कितना मिलेगा, है ना, सब कुछ उसमें लिखा होता है आपकी कंपनी के बारे में। के बाद वो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए बोलेगी, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से आते हैं, उसके ऊपर आपको साइन करना होगा। उसके बाद साइन करके आप, या फिर आपके, अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो आपके पास आएंगे, उसके बाद आप उनको सेंड करोगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन कर दोगे, उसके बाद आपकी कंपनी के पास वो चले जाएंगे, उसमें आपको सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट जो आपने पढ़ाई की है वो सारी चीजें डालनी है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई डिप्लोमा किया, वो सारी चीजें आपको उसमें अटैच करनी है। उसके बाद वो कंपनी वो आपसे वो फॉर्म लेके जापान इमिग्रेशन में उसके लिए अप्लाई करेगी। किसके लिए अप्लाई करेगी? आपके COE के लिए। ये हमारा 4th स्टेप है, ठीक है, COE के लिए अप्लाई करती है। अब COE को आने में 1 से 3 मंथ्स लगते हैं। अब COE में क्या होता है? COE में जो जापान इमिग्रेशन है वो चेक करती है आपकी कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, वो एक रियल कंपनी है या नहीं, उसने आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है, वो रियल है या नहीं, जो आपको वर्क आवर्स दे रही है वो, है ना, जो आपका रेंट वगैरह दे रही है, आपको जो पे कर रही है, सैलरी वगैरह पे कर रही है, वो सब कुछ ओके है या नहीं है। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स भी रियल है या नहीं है, ये भी वो चेक करती है। उसके बाद जो सैलरी रूल्स है वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीजें इमिग्रेशन ब्यूरो चेक करता है। उसके बाद 1 से 3 महीना उसमें लग जाता है, एंड उसके बाद आपको COE मिलता है, अपना हैंड ओवर आपको COE कर दे, आपकी कंपनी आपको COE हैंड ओवर करती है। 5th स्टेप अपना है कि आपको COE मिल गया अपना। उसके बाद आप उस COE को, एक सर्टिफिकेट टाइप का वो डॉक्यूमेंट होता है, उस COE को आपका जो भी नियर बाय वीजा सेंटर है, आप उस अपने COE को वीजा सेंटर पे लेके जाओगे। आपको वहां पे भी 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। आपको वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, अपनी फोटोज लेके जानी है, ठीक है, आपका जो COE का सर्टिफिकेट आ रहा है वो लेके जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी, अगर आप अभी भी कहीं पे छोटी मोटी जॉब कर रहे हो या कर रहे हो, आपको एक भी डॉक्यूमेंट अपना नहीं छोड़ना। वहां पे बहुत सारी इमिग्रेशन, जब आप वीजा प्रोसेस के लिए जाते हो, वहां पे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चनिंग होती है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। अपना पासपोर्ट, अपनी वीजा कॉपी, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अपना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी आपको कंपनी से मिला है, सब कुछ चीजें आपको वहां पे लेके जानी है, ठीक है। जापान एम्बेसी में जाना है आपको, जो आपके पास में वीजा ऑफिस है उसके।
अब जो वीजा है वो आपको 3 to 7 डेज में आपको मिल जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कुछ भी फ्रॉड नहीं निकला है तो। उसके बाद आप कभी भी जापान ट्रैवल कर सकते हो, वो आप अपने जो आपकी कंपनी है उसके साथ डिस्कस करके। एसएसडब्ल्यू में जनरली ये होता है कि जो आपकी पहली फ्लाइट है, जिस फ्लाइट से आप जापान पहली बार आओगे, वो फ्लाइट आपकी खुद की कंपनी उसको प्रिपेयर करती है, उसके पैसे आपकी कंपनी देगी, ठीक है, तो उसका खर्चा भी आपको नहीं देना होता है। उसके बाद आपका जापान अराइवल होगा, आप जापान आ गए। जब जापान में आप एंटर करते हो तो वहीं पे ही एयरपोर्ट पे ही आपको आपका रेसिडेंस कार्ड मिलता है, एंड उसी में ही आपको वर्क परमिट मिलती है कि भाई आप इतने टाइम से इतने टाइम तक वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप जापान में एक ऑफिशियली एसएसडब्ल्यू वर्कर बन जाते हो, ठीक है। आप जिस फील्ड में आए उस फील्ड में आप फ्रीली वर्क कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें आपको टाइम कितना लग जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसको इसमें पूरी प्रोसेस में आपको टाइम कितना लगेगा। जीएफटी एग्जाम, स्किल टेस्ट, इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने में, मतलब एक प्रिपरेशन करने में आपको 3 to 6 मंथ आराम से लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होने में भी टाइम लगता है और आपको 3 एग्जाम प्रिपेयर करने हैं, तो 6 मतलब ज्यादातर 6 मंथ से ज्यादा ही लगते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको 3 to 6 मंथ लगेंगे इन चीजों को क्लियर करने में। उसके बाद अब आपको जॉब ढूंढने में भी 1 से 2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आपका सीओई में टाइम लगेगा 1 to 3 मंथ। 3 महीने लग ही जाते हैं सीओई में, कितना भी मतलब पूरा खींच खाच के लेके भी 3 मंथ लग जाते हैं। एंड वीजा प्रोसेस में भी 2 to 4 वीक्स, मतलब 7 डेज मेनली होता है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आपके उसमें भी 2 to 4 वीक्स लग जाते हैं, जब तक आप इन जापान अराइवल करते हो। मतलब 1 साल से ज्यादा आपको इसमें पूरे प्रोसेस में लग जाएगा। 1 साल से कम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, पूरा 1 साल लगेगा। जब स्टार्टिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और सब कुछ कर ले तो 1 साल की जर्नी है पूरी, ठीक। 1 साल में आप सब कुछ करके, पढ़ के, लिख के एंड जापान में आ सकते हो एज अ एसएसडब्ल्यू वर्कर। इन चीजों, अब ये तो सब कुछ आप कर लोगे। इन चीजों में सबसे सावधानी रखने वाली चीजें क्या है? सबसे पहले कि आपको फेक एजेंट से बचना है। फेक एजेंट जो होते हैं वो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो आपको कहेंगे हम आपके लिए कंपनी सर्च कर रहे हैं, उसमें 1 साल 2 साल कुछ नहीं पता, ठीक है। आपके पैसे अमाउंट लेते रहते हैं और कुछ काम नहीं कराते। उनसे बचना है। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही रखने, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए। कोई भी पैसे देके डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, आजकल बहुत ऐसी चीजें चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जापानीज लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज का इंटरव्यू जापानीज लैंग्वेज में ही होता है। जापानीज लोग जापानीज लैंग्वेज में इंटरव्यू करते हैं, उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती। इससे क्या होगा, अगर आपकी जापानीज लैंग्वेज स्पीकिंग स्ट्रांग होगी तो आप इंटरव्यू क्रैक जल्दी कर पाओगे, है ना। सो आई होप आपको एसएसडब्ल्यू प्रिपरेशन करने में और जॉब सर्च करने में और क्या सब कुछ प्रोसेस है, इसमें आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी। एंड ऐसी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगी। थैंक यू। हरे कृष्णा।